हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 17 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का, और अगले दिन यानी कि 18 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका हिंदी का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को, या फिर कह लीजिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर आपको मैं ये पूरा पेपर यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाला हूँ। और देखो, वैसे तो ना आपके लिए हमने ऑलरेडी 1-2 नहीं बल्कि 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपको करवा दिए थे, लेकिन अब पता है एक स्पेशल डिमांड थी आपकी कि सर आप हमें ना पिछले साल का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उससे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर होगा। ठीक है ना, सैंपल पेपर। और पिछले साल की अगर हम पेपर के पैटर्न की बात करें तो पिछले साल पैटर्न थोड़ा अलग था। ठीक है, ये बच्चों में बता दूं, ये आपका पीवाईक्यू का पैटर्न है। पेपर में 2 ही खंड थे। खंड आ आपका वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय वाला था पूरा का पूरा। ठीक है, खंड बा जो है ये आपका वास्तुनिष्ठ वाला था, यानी कि वर्णात्मक प्रश्नों वाला था। अब जैसे पूरे के पूरे पेपर में आपके 14 प्रश्न थे पिछले साल। ठीक है, और खंड आ जो है इसमें टोटल 40 एमसीक्यू पूछे गए थे, और खंड बा में 8 आपके वर्णात्मक प्रश्न थे। तो एमसीक्यू वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका, वो खंड आ में था, और जो रचनात्मक लेखन हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, सैद्धांतिक व्याख्या होंगी, वो आपकी इस वाले खंड में थी, है ना। लेकिन बच्चों, जो इस साल का आपका पेपर होगा ना, मैं बता देता हूं, देखो आपका जो इस साल का पेपर होगा 25-26 का, ठीक है ना, इसका पैटर्न क्या है आपको पता होगा मेरे हिसाब से। 3 खंड होंगे, क ख ग, और 14 प्रश्न होंगे। खंड का में आपका अपठित बोध दो प्रश्न रहेंगे इसमें। खंड खा में आपके 5 प्रश्न होंगे अव्यक्त और माध्यम वाले। खंड गा में अंतरा भाग 1 और अंतरा भाग 1 ये रहेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका 25-26 का पैटर्न है। पता है मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि फिर सर आप बोलते हैं कि सर आपने पैटर्न गलत बता दिया है ना, आप शिकायत करते हैं कि सर ये तो है ही नहीं पैटर्न। तो मैंने आपको बताया कि जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ना, पीवाईक्यू के हिसाब से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने पीवाईक्यू पेपर के सॉल्यूशन की। रेडी हो आप सभी मेरे साथ ये 1 घंटा पढ़ने के लिए? जल्दी से बोलो रेडी हो बच्चों। और हाँ, आप सभी के लिए हम जो भी सैंपल पेपर अपलोड कर रहे हैं, जो भी हम पीवाईक्यू अपलोड कर रहे हैं, उन सभी की वीडियोस आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से जाके जो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए अब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, रेडी हो तो चलो पीवाईक्यू शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का सबसे पहला जो हमारा खंड है, बेसिकली 2 ही है, तो पहला हम देखेंगे खंड आ वास्तुपरक वाला, ये शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताता हूँ आपकी, और वो ये ध्यान से सुनना कि आपका जो पहला क्वेश्चन है पेपर में, ये आपका एक अपठित गद्यांश रहेगा, जिसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़कर आपके 10 नंबर के जो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आपको इसके आंसर करने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है एक अपठित पद्यांश यानी कि काव्यांश वाला। इससे भी आपके 1-1 नंबर के 8 आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन की कभी प्रैक्टिस करते ही नहीं। ठीक है, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें आंसर कैसे करना है। इसीलिए बच्चों, आपकी तैयारी को और अच्छा बनाते हुए हम जो भी आपके लिए 7 से 8 सैंपल पेपर लाएंगे, उन सभी में इन दोनों ही क्वेश्चन की आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, ताकि पेपर में जब आप जाओ तो प्रैक्टिस किए हुए रहोगे, तो अच्छे से आप कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, आपको लगता है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। चलिए शुरुआत करें बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 1 है अपठित गद्यांश का, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इससे संबंधित 10 एमसीक्यू का आंसर देखना है। ठीक है, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा। हुआ इस प्रकार से कि 13वीं शताब्दी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी ही अस्त व्यवस्था आ गई थी। क्या हुआ था ऐसा? तो 13वीं शताब्दी तक जनता में सिद्धों के और योगियों के द्वारा जो अंधविश्वास बताए गए थे, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा फैल चुके थे। ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान संपन्न वर्ग में ही रह गया केवल, और वहां पे आडंबरों की प्रधानता चल पड़ी। मायावाद के प्रभाव से
लोक विमुखता और निष्क्रियता भाव समाज में पनपने लगी। यानी कि माया जैसे आने लगती है, जैसे पैसा होने लगता है ज़्यादा, तो लोग जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसी समय, ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में एक ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने समाज में उत्कृष्ट विधायक सामाजिक और व्यक्तित्व मूल्यों की प्रतिष्ठा की। अब यहीं पर कृष्ण का जो मधुर स्वरूप है उसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन में। इस प्रकार से उत्तर भारत में विष्णु जी के राम और कृष्ण जी के जो अवतार थे इनको प्रतिष्ठा मिली, यानी कि विष्णु जी के राम अवतार और कृष्ण अवतार को प्रतिष्ठा मिली। इस प्रकार इन विभिन्न मतों के आधार को लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण दो नाम की जो भक्ति शाखाएं थी ये चल पड़ी। अब इसी शाखाओं में देखेंगे तो निर्गुण जो था ये आगे चल के दो उप शाखाओं में, उपविभाग में बट गया। कौन कौन सा? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। पहले यानी कि ज्ञानाश्रयी प्रतिनिधि हैं कबीर जी और प्रेमाश्रयी के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी दे। उसके बाद फिर सगुण मत भी दो धाराओं में बट गया। कौन कौन से? राम भक्ति जिसके प्रतिनिधि हैं तुलसी जी और कृष्ण भक्ति जिसके प्रतिनिधि हैं सूरदास जी। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा में जो प्रमुख हैं कबीर जी, इन्होंने क्या किया कि जो तात्कालिक उस समय के आडंबर वगैरह थे उनको अपने भाव में सम्मिलित किया और उन्होंने कहा कि ये जो बाहरी आडंबर है, जो रूढ़ियां, जो अंधविश्वास है, मैं इन पर व्यंग्य करता हूं। ठीक है, तो ये तो ज्ञानाश्रय की बात हो गई। अब प्रेमाश्रय की बात करते हैं तो प्रेमाश्रय धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं जायसी जी। ठीक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का एक स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई थी। ठीक है, और द्विवेदी जी क्या क्या कहते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आज की दृष्टि से इस संपूर्ण भक्ति काव्य का महत्व उसकी धार्मिकता से अधिक लोक जीवनगत मानवीय अनुभूतियों और भावों के कारण है। इसी विचार से इस काल को जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्णयुग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती हैं। दक्षिण में अलवार बंधु नामक के नाम जो थे ये कई प्रख्यात हुए। इनमें से कई तथाकथित जो नीची जातियां थी इसमें भी शामिल थे। ठीक है, तो ओवरऑल जो भक्ति आंदोलन उठा, ठीक है, उसके बारे में बातें हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी बच्चे भी लाइव सेशन में या फिर अपने मन ही मन सोचना कि क्या आंसर होगा। तो 13वीं शताब्दी तक किस क्षेत्र में उथल पुथल मच चुकी थी? तो किस क्षेत्र में बच्चों? धर्म के क्षेत्र में। पहली ही लाइन में इसका आंसर है। ठीक है, आपको दिखा देता हूं। देखो, 13वीं शताब्दी तक धर्म के क्षेत्र में। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि समाज में निष्क्रियता के जो भाव हैं वो किसके प्रभाव से फैल रहे थे? तो समाज में निष्क्रियता किसके प्रभाव से फैल रही थी? इसका आंसर भी देखिए कहाँ लिखा हुआ है। इसका आंसर यहाँ पे है, देखो ये रहा, मायावाद के प्रभाव से समाज में लोक विमुखता और निष्क्रियता फैल रही थी। मिल गया आंसर। तो बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का वाला। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था बच्चों कि जो प्रेमाश्रय धारा के मुख्य कवि हैं ये कौन है? देखिए ध्यान से देखिए, प्रेमाश्रय की बात की जा रही है, प्रेम के कवि, तो वो कौन थे? जायसी जी। और ज्ञानाश्रय की बात की जाए तो कबीर जी थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे खा हो जाएगा। उसके बाद भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप समाज में क्या परिवर्तन हुआ? अर्थात जो भक्ति आंदोलन चलाए गए अलवार बंधुओं के द्वारा दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, ठीक है, तो इसके क्या परिणाम हुए? तो सबसे पहला, समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास थे इस पर चोट हुई। सामाजिक मूल्य जो थे नए इनकी स्थापना हुई। साथ ही लोक विमुख जो भाव थे इनका विरोध किया गया। तो ऑलमोस्ट आपका घा वाला राइट है। ओके, आगे देखिए बच्चों, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहे जाने का क्या कारण है? तो स्वर्ण युग कहे जाने का कारण यह है भक्ति काल को कि इस भक्ति काल में बाहरी आडंबर, रूढ़ियां और अंधविश्वासों पर तीव्र कुठाराघात किया, यानी कि तीव्र व्यंग्य किया था, उसका दबा के विरोध किया गया था भक्ति काल में, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भक्ति काल का कौन सा नाम नहीं है? तो अभी अभी आपने देखा था कि भक्ति काल का कौन सा नाम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है स्वर्ण काल, स्वर्ण युग, ठीक है, भक्ति काल और लोक जागरण।
ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो अगर ध्यान से देखें, सांस्कृतिक काल, इसका कोई नाम नहीं है। स्वर्णयुग, स्वर्णकाल, स्वर्णयुग और लोक जागरण ये तो दिया है, लेकिन सांस्कृतिक काल कुछ नहीं है। ओके, चलिए, ये बात किसने कही बच्चों? कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का एक स्वाभाविक विकास है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा इसका आंसर? भक्ति आंदोलन भक्ति राय का एक चिंता वाला काव्य है। ठीक है, ये देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का एक स्वाभाविक विकास है। ठीक है, चलिए, तो किसके हिसाब से है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कौन सी विशेषता भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव का कारण बनी? यानी कि भक्ति आंदोलन क्यों आया, क्यों उठा, इसका क्या कारण था? तो नाथ सिद्धों की साधना, ठीक है, अवतार लीला की अवधारणा और जाति की कठोरता, इन सभी की वजह से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे घा जो है ये राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 9, अलवार बंधु किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अलवार बंधु किससे संबंधित थे बच्चों? दक्षिण भारत थे। आपको मैं बताऊं, जब आप 12th में आओगे, ठीक है, तो 12th में एक हिस्ट्री की जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर 6 है सूफीवाद वाला। उसमें बच्चों अलवार बंधुओं के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप 12th में आओगे, टेंशन मत लो बच्चों, 12th में आपकी 11th में अगर कोई भी कमी रह गई होगी ना तैयारी में, तो उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। और डेफिनेटली आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे ना 2025 में, आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाऊंगा। बस आप क्या कीजिए, आप हमसे जुड़े रहिएगा जरूर से। ठीक है, तो ये तो एक हो गई फ्यूचर की बात। ओके बच्चों, चलिए, तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो भक्ति आंदोलन में प्रेमाश्रय, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति ये दिए गए हैं, लेकिन शिव भक्ति धारा नाम की कोई भक्ति धारा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के 10 MCQ अच्छे से आगे समझ में, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा पद्यांश है, आइए से पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। रखे गरीबी में भी साहस, करती तन का व्यापार नहीं, अस्मत की दौलत के आगे धन कुबेर स्वीकार नहीं। ऐसी सीलवान नारी के सन्मुख नतमस्तक सारा संसार, फूलों की खुशबू में महका नारी का निर्मल व्यवहार। सावित्री का बल है नारी, नारी त्याग है सीता का, रामायण के घर में जैसे पहरा भगवत गीता का। नारी घर की वैभव लक्ष्मी, अन्नपूर्णा है यही, हर भाषा में गौरव गाथा, दुनिया में किसकी सदा कही। आज पड़ी संकट में नारी अपने घर के वारों से, दुर्गा बन के लड़ना होगा उसे भेड़िए सिहारों से, पहरेदारों की सूरत में छुपे हुए गद्दारों से। ठीक है, तो यहाँ पे नारी की जो विशेषता है, जो गाथा है, जो तुलना है, और उसके सामने क्या क्या बातें आती हैं, वो सब कुछ इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कि प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है बच्चों? तो किसका वर्णन है? नारी का है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, नारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? तो नारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अभी आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अस्मत की दौलत के आगे, किसकी? अस्मत की दौलत के आगे धन कुबेर स्वीकार नहीं। तो अस्मत, अस्मत का मतलब होता है सम्मान, इज्जत। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? अस्मत। ओके, अब ध्यान से देखिए, थर्ड क्या कहता है? नारी के विषय में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहला, इज्जत के आगे नारी धन दौलत को ठुकरा देती है। ठीक है, नारी जो है वो गरीबी में भी साहस कभी नहीं खोती है, किसी भी परिस्थिति में तन का व्यापार नहीं करती है। अर्थात नारी गरीबी में साहस खो देती है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके नारी के त्यागमयी होने की जो समानता है वो किससे की गई है? तो अभी आपको मैंने पढ़ के दिखाया था, नारी की त्यागमय की समानता किससे की गई है? नारी त्याग है सीता का, तो माता सीता की तरह, है ना। बल है सावित्री का, तो बल सावित्री की तरह। तो बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन घा वाला जो है ये राइट है। ओके, अब ये जो अभी आपने एक लाइन पढ़ी कि आज पड़ी संकट में नारी अपने घर के वारों से, इस पंक्ति का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि आज नारियां अपने ही घर में छुपे हुए बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से खतरा महसूस करती हैं। ठीक है, आए दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, तो इसलिए यह कहा गया है। ओके, अब जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि अस्मत, अस्मत शब्द क्या आशय है? तो अस्मत शब्द का आशय है बच्चों इज्जत, सम्मान।
ओके, उसके बाद शीलवान नारी के सामने नतमस्तक कौन है? तो देख लेते हैं पैसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है। शीलवान ऐसी शीलवान नारी के सन्मुख नस्तक सारा संसार, यानी कि पूरा संसार नतमस्तक है। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन आपका खा वाला राइट है। 8वां क्वेश्चन, आपके अनुसार जो गद्दार हैं पद्यांश में वो किस सूरत में छिपे हुए हैं? तो आइए देख लेते हैं एक बार गद्दारों के बारे में क्या कहा गया है। पहरेदारों की सूरत में छिपे हुए गद्दारों से, यानी कि गद्दार किसके रूप में छुपे हुए हैं? गद्दार पहरेदारों के रूप में छुपे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आई होप अभी तक का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हुई होगी और एकदम बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अगर हुई है बच्चों तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताना कि यस सर बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करेंगे अगले पार्ट की, जो कि यहाँ से शुरू होगा। अब बात करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम की। ठीक है, तो अभी ये वो क्वेश्चन है जिसके आपके एग्जाम में आने की चांसेस हैं, क्योंकि पहला दूसरा जो केवल प्रैक्टिस के लिए होता है। ओके, तो क्वेश्चन 3 आपका 5 नंबर का है, बड़े ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला ये है बच्चों कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, यानी कि जो संदेश किसी व्यक्ति को मिलता है उसका कूटवाचन कौन करेगा, उसके अर्थ की पत्रों को कौन खोलेगा? सिंपल सी बात है, जो उसका प्राप्त करता होगा, जैसे संदेश मिलेगा, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो विचार क्या करना है, ध्यान से देखो। भारत का जो सबसे पहला अखबार है तो ये उत्तम मानदंड, ठीक है, उत्तम मानदंड है, लेकिन जो डेट दी गई है ये गलत है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद स्वाधीनता पूर्व जो पत्रकारिता थी इसका लक्ष्य था बच्चों धन कमाना, अर्थात जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले पत्रकारिता का लक्ष्य धन कमाना था नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पाना था, जागरूकता फैलाना था। उसके बाद प्रिंट मीडिया में स्थायित्व का गुण होता है, जैसे आपकी किताबें हैं ये प्रिंट मीडिया है तो इसमें स्थायित्व का गुण है, यानी कि आप इसको लंबे समय तक रख सकते हो। तो केवल और केवल इसमें तीसरा वाला हमारा सही है, यानी कि जो का है ये हमारा राइट है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन और करते हैं कि स्वाधीनता पूर्वक जो पत्रकारिता थी इसका लक्ष्य था बच्चों स्वाधीनता प्राप्ति का। क्या था? स्वाधीनता प्राप्ति का। अब जो यहाँ पे बात की गई थी ना उत्तंड मातंड की, ये जो भारत का सबसे पहला अखबार है ये कलकत्ता से निकला था। कब? 1826 में। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, इनके संपादन में निकाला गया था। कब? 1826। कहां से? कलकत्ता से। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। तो आपको यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे बताया गया कि भारत में जो छपने वाला सबसे पहला हिंदी अखबार है उत्तम मानदंड, ये किस प्रकार का है? दैनिक है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है या फिर मासिक है? तो आप सभी को पता होगा जहां तक है ये साप्ताहिक है, यानी कि सप्ताह में एक बार। ओके, अब देखो सांभवी जो है वो एक पत्रकार है। कैसी पत्रकार? ये ऐसी पत्रकार है जो कि सरकारी कार्यों से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करती है, अर्थात ऐसी पत्रकार है ये जो सरकारी कार्यों से जुड़े हुए सारे भ्रष्टाचार को, सारी गड़बड़ी का पर्दाफाश करती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे को बोलते हैं खोजी पत्रकार। क्या बोलते हैं? खोजी पत्रकार। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये मोस्ट ऑफ दी, मैं यूं कहूं कि 99% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, सोचो यक्षगान किस राज्य का लोकनाट्य परंपरा है? तो यक्षगान बेसिकली किस राज्य का लोकनाट्य परंपरा है? सोचो क्या हो सकता है, यूपी, बिहार, कर्नाटक या फिर केरल? सोचिए फटाफट से, क्या होगा आंसर? आंसर है बच्चों कर्नाटक। किसका है? कर्नाटक का। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, अभिव्यक्ति और माध्यम का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे आता है पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का, और ये आपके काव्यांश से है, चौथा वाला। ठीक है, जो कि आपका कितने नंबर का है? 5 का। तो ये किससे लिया गया है? कवि जी से। बालम आबो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मुँह को आवत लाज रे, दिल से नहीं लगाए तब लगाए कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृहविन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिबसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जब जाए रे। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जो है वो अपने आप को पत्नी रूप में अपने परमेश्वर पति को पाने की जो बेचैनी है उसमें है। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? काव्यांश में कबीर जी जो है ये स्वयं को क्या मानते हैं? तो कबीर जी ने अपने आप को क्या माना है? पत्नी माना है, और अपने परमेश्वर को पति माना है।
ठीक है। कबीर की किस कारण लज्जा का अनुभव हो रहा है? तो कबीर को लज्जा का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको आवत लाज रे। ठीक है, तो किस वजह से? क्योंकि उसका जो है ना स्त्री स्वभाव जैसा है, अर्थात उसका स्वभाव अपने परमेश्वर को पाने के लिए स्त्री के जैसा है, इसीलिए उसको लज्जा का अनुभव हो रहा है। ओके। कबीर के बालम कैसे हैं? तो कबीर के बालम कैसे हैं, यानी कि देखो अभी आपने कबीर के बारे में उसमें भी पढ़ा कि ये निर्गुण के थे। तो निर्गुण अर्थात कबीर जी के जो परमात्मा है, जो बालम है, वो निर्गुण है और निराकार है। ठीक है। अगला, काव्यांश में कौन सी भक्ति भावना मुखरित हुई है? तो दैन्य भाव नहीं, दाम्पत्य नहीं, साख्य नहीं, वात्सल्य नहीं। तो सर जी कौन सा इसमें से? फिर सारे तो आपने काटा मार दिया। सोचो इसमें से कौन सा हो सकता है काव्यांश में मुखरित हुई है? देखो, दाम्पत्य का मतलब क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भक्ति को दिखाया गया है। ठीक है, तो आई थिंक जो मेन इसका आंसर होना चाहिए वो होगा घा, वात्सल्य भाव का। ठीक है, भगवान और भक्त के बीच के संबंध को। क्वेश्चन नंबर 5, अब बड़े ध्यान से पढ़ो। कबीर के आराध्य जो है वो सर्वगुण संपन्न सगुण साकार भगवान राम है। गलत, क्योंकि कबीर जी के जो भगवान है उनका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि वो निर्गुण है। दूसरा, कबीर निर्गुण परंपरा के ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अभी हमने पढ़ा भी था कि निर्गुण परंपरा में देखें तो ज्ञान मार्गी जो शाखा है, ज्ञानाश्रय शाखा, इसके प्रमुख कवि कबीर जी हैं। उसके बाद सूफी काव्य में, सूफी काव्य परंपरा के अनुसार कबीर स्वयं को पुरुष और ईश्वर को स्त्री के रूप में व्यंजित करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पे सूफी काव्य परंपरा की बात की जा रही है, जो कि गलत है। सूफी काव्य नहीं है, दूसरा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे गा वाला, केवल और केवल दूसरा वाला आपका सही है। कौन सा? सेकंड वाला। कवि निर्गुण काव्य परंपरा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपके काव्य वाले क्वेश्चन हो गए कंप्लीट बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 5 और ये लिया गया है आपका दोपहर का भोजन से। तो क्या कहता है दोपहर का भोजन? देखो, सिद्धेश्वरी की पहले तो हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास जाए और वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वो घबरा गई और पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू। लेकिन उसने जब कुछ उत्तर नहीं दिया तो वो बहुत और भी ज्यादा डर गई। लड़के की नाक पर उसने हाथ रख दिया। सांस ठीक से चल ही रही थी। फिर सिर पर हाथ रख कर देखा, बुखार भी नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर देखा और एकदम से छटपटाया और उठकर बैठ गया। जूते निकाले, नीचे रखे खाट के लोटे से जल दिया, हाथ पैर धोए और एक यंत्र की मशीन की तरह जाके चौकी पे बैठ गया। माँ खाना ले आओ, है ना। इस प्रकार से जब हम कई बार थके आते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि सिद्धेश्वरी को भयभीत हिरनी क्यों कहा गया है? क्योंकि सिद्धेश्वरी को ऐसा लग रहा था कहीं उसके बेटे के साथ में कुछ अनिष्ट ना हो गया हो, कुछ गड़बड़ी ना हो गई हो। ठीक है, तो किसी अनिष्ट की आशंका के कारण। ओके, रामचंद्र ने क्या किया? लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद में तुरंत ही यंत्र की तरह चौकी पर जाकर बैठ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या वो बीमार था? क्या वो भूख के कारण था? माँ की डांट के कारण या फिर पिता के कारण? तो इसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चों को लग रहा होगा कि भूख के कारण है, बट ऐसा नहीं था। उस समय रामचंद्र अंदर ही अंदर अपने आप को बीमार महसूस कर रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे का जो है ये राइट बैठेगा। ठीक है, अगला, इस गद्यांश में बड़कू का उपयोग किसके लिए हुआ है? तो आपको बता ही दिया मैंने, किसके लिए? रामचंद्र के लिए। किसके लिए हुआ है बच्चों? रामचंद्र के लिए। ठीक है, चौथा, व्याग्रता। अब ये व्याग्रता शब्द का क्या अर्थ है? तो व्याग्रता यानी कि किसी का व्याकुल होना। ओके, अगला क्वेश्चन, कथन हमारा क्या कहता है कि रामचंद्र स्थिर होकर जमीन पर आंखें बंद करके लेट गया। बिल्कुल ठीक है, कारण कड़कती धूप में पैदल चलकर आने के कारण उसकी यह दशा हुई थी। ठीक है, जिससे वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगा था। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन का जो है दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, ये हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से
आपके अंतराल भाग 1, इसके आपके सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए ये वाले। अब बात करते हैं अंतराल वाली किताब की, ठीक है। अब ये है आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1। ओके बच्चों, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आवारा मसीहा दिशाहरा, आपका ये जो पाठ है ये किस विधा में लिखा गया है, ठीक है। क्या ये कोई आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या जीवनी है, या फिर यात्रा वृतांत है। तो आवारा मसीहा क्या बेसिकली ये शरत चंद्र की अपनी खुद की जीवनी है, ठीक है। देखिए आत्मकथा अलग होती है और जीवनी अलग होती है, तो यहाँ पे हम चुनेंगे जीवनी। क्या चुनेंगे, जीवनी चुनेंगे। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो रुदन के विभिन्न स्वरूपों को पहचानता है वह कोई साधारण बालक नहीं है, बड़ा होकर वह निश्चय ही मन अस्तित्व के व्यापार में प्रसिद्धि होगा। यह कथन किसका है, अर्थात रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानना साधारण बालक की विशेषता नहीं है, यह कथन किसका है बच्चों, सोचिए आप में से क्या हो सकता है इसका आंसर। यह कथन है शरत चंद्र का, अर्थात मतलब यह कथन किसका है, तो कहा तो है अघोर बाबूजी ने, किसने, अघोर बाबू ने, लेकिन कहा किसके बारे में है, शरत चंद्र के बारे में, ठीक है। तो किसने कहा था, अघोर बाबू ने कहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड आ जाता है कि शरत चंद्र की संवेदनशीलता उन्हें लेखकीय दुनिया में शिखर तक ले गई, ठीक है। शरत चंद्र काफी संवेदनशील व्यक्ति थे, इसीलिए लेखकीय दुनिया में वो शिखर तक पहुंचे। कारण घोर दारिद्र्य व अभाव के जीवन ने शरत चंद्र के जीवन के प्रति संवेदनशील बना दिया, क्योंकि जीवन के बारे में आपने देखा था नाना क्या 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 बेसिकली निषेध होता था, कैसे वो करते थे। तो गरीबी, दरिद्रता और अभाव ने उन्हें संवेदनशील बनाया। तो हम क्या बोलेंगे, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कथन कारण का गया बच्चों, शरत चंद्र बचपन में सोचा करते थे कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो मनुष्य को दुख पहुंचाना ही हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता था, शरत चंद्र ने बचपन में कभी भी दरिद्रता और दुखों का सामना नहीं किया है। ये क्या कह दिया, देखो कथन तो हमारा क्या कहता है कि शरत चंद्र बचपन में सोचा करते थे, जब उन्हें बेसिकली साहित्य के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाते थे ना, वो नहीं बता पाते थे तो उन्हें डंडे लगते थे हाथ में, तो वो कहते थे कि साहित्य का जो उद्देश्य है ये मनुष्य को दुख पहुंचाना होगा, ठीक है। लेकिन अब जब घर में रहते हैं, दरिद्रता है उनके घर में, गरीबी है, तो दुखों का सामना भी किया होगा, है ना। तो कारण तो हमारा गलत हो गया इस प्रकार से, तो क्या बोलेंगे, कथन तो सही है किंतु कारण गलत है। ओके, अगला, मकबूल फिदा हुसैन के एक महान चित्रकार बनाने में सर्वाधिक भूमिका किसकी रही थी, ठीक है। तो सबसे अधिक भूमिका किसकी थी बच्चों, उसके पिताजी की, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मकबूल फिदा हुसैन का सबसे ज्यादा विशेष लगाव किससे था, तो दादाजी से। ओके, अब यहाँ पे आता है छठा क्वेश्चन जो कि है एक मिलान। अब मिलान देखो मिलान करने का एक ना बहुत अच्छा तरीका आपको मैं बताता हूँ, जो कि हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ जब भी मिलान का क्वेश्चन आता है। और वो ये है कि मिलान करने के लिए आप इन चारों में से या फिर इन 8 पॉइंट में वो देखो जो आपको सबसे आसान लगता है, ठीक है। जैसे कि मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे आसान है वो है बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जब दादाजी की मृत्यु होती है तब इसको बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है ताकि दुख से बाहर निकल सके। तो अर्थात जिसमें चौथे का आपको पहला मिल जाए, तो देख लीजिए पहले में ही चौथे का पहला है। अब बाकी आपको मिल ही जाएंगे, का दूसरा, महाराज सयाजीराव जो गायकवाड़ हैं, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध है बड़ौदा शहर से, ठीक है। फिर मोहम्मद इब्राहिम कौन था, तो ये हुसैन का मित्र था। जनरल स्टोर की दुकान कहाँ पे थी, तो ये रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मिलान भी हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मिलान करना होता बहुत आसान है, बस आपको करना आना चाहिए। ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, काफी छोटा काफी अच्छा प्रश्न है। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, सच्चा परिश्रम तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण होना बेकार नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सच्चा परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। आपने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया, आप उसके लिए मेहनत किए जा रहे हो, तो ये मेहनत कभी बेकार नहीं होगी आपकी, ठीक है। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को साधन और प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति कभी नहीं मिलते, गलत। अर्थात सिंपल सी बात है, आप जब संघर्ष कर सकते हो तो क्या आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर के अनुसार। तीसरा,
प्रतिभा के विकास का सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिलने से सफलता अवश्य मिलती है। आपके पास में चाहे कितना भी टैलेंट हो, चाहे कितनी भी स्किल हो, अगर उस स्किल को कोई निखार नहीं सकता है, ठीक है, अगर आप उसको सही से डेवलप नहीं कर सकते हो तो कोई फायदा नहीं। और ऐसा होगा कब? जब आपको कोई सही मार्गदर्शन देगा। तो दैट मीन्स पहला और तीसरा ये हमारा राइट है, ठीक है। तो आपका जो खा वाला ऑप्शन है बच्चों, पहला और तीसरा, ये सही हो जाएगा। ये अब यहां से शुरुआत होगा बच्चों हमारा अगला सेक्शन, खंड नंबर 1, जो कि है वर्णात्मक प्रश्न का। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन हमारे रहेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम के, और यहीं पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कैसे? क्योंकि 7 जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका एक दृश्य लेखन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दृश्य लेखन है, ठीक है। और वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें एक तो होता है कि आपको पत्र लिखना होता है, या तो किसी कंपनी को जॉब लेटर लिखना होता है, ठीक है, या तो किसी मंत्रालय को या फिर किसी जो समाचार पत्र होता है उसे लिखना होता है। और जो तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा, मतलब ये खा वाला जो कि 3 नंबर का आता है, इसमें आपका प्रतिवेदन हो जाता है, ठीक है, प्रेस विज्ञापित हो जाता है, कार्यव्रत हो जाता है, कार्यसूची हो जाता है, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। तो इन सभी को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बस आप अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है 3 शीर्षक, 3 या 2 रहेंगे टॉपिक, इनमें से किसी एक पर आपको दृश्य लेखन लिखना है 5 नंबर का। और मैं आपको लिटरली बताता हूं बच्चों, ये 5 नंबर आपके फ्री के होते हैं, और इन 5 में से भी ना 4 नंबर तो हर कोई बच्चा ले आएगा, लेकिन पूरे 5 लाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि 1 नंबर जो है ना आपका, वो मिलता है आपकी वर्डिंग ट्यूशन को, यानी कि आपने जो वर्ड यूज किए हैं वो क्या 11वीं के लेवल के हैं या फिर 6ठी 7वीं के लेवल के हैं, है ना, उस हिसाब से। अब दृश्य लेखन बच्चों लिखना कैसे है आपको, जैसे मान लेते हैं आपको टॉपिक दिया गया है सब्जी बाजार का दृश्य, तो ये मैंने आपको करवा रखा है। अब सब्जी बाजार का दृश्य कैसे लिखना है, आपके आसपास में जो मार्केट लगता है ना, चाहे मंगल को लगे, सोमवार को लगे, बुध को लगे, वीर को लगे, कभी भी लगे, तो बस आप उसी का दृश्य लेखन लिख दो जो आपने देखा है, ठीक है। अब जैसे ये है वैवाहिक समारोह का विदाई का दृश्य, तो आप इसको लिख दो। शादियों में तो आप अटेंड किया ही होगा आपने, शादियां आपके घर में भी शादियां हुई होंगी, है ना, बस उसी को आपको जो देखा है, जो आपने देखा है ना, उसी को उतारते जाओ अपने शब्दों में। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे हमने टॉपिक लिया कि वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य, तो इस टॉपिक में हम जो भी अभी डिस्कस करेंगे उसके की पॉइंट्स बनाओ, कम से कम 5 से 7 की पॉइंट्स बनाओ। जैसे कि पहले जब हम शादी में गए तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा, दूल्हा दुल्हन के रूप का वर्णन किया गया, बहुत सारी रस्में हुई, 1-2 रस्मों को बताया, आशीर्वाद किस किसने दिया, फिर विदाई हो गई, बस ये हमने बता दिया, ठीक है। और अगर पूरे के पूरे दृश्य लेखन में आपने ये कट टू वर्ड नहीं लिखा, सबसे एंडिंग पॉइंट पे, जैसे लेटर में लिखते हैं ना, भवदीय धन्यवाद मेरा नाम, है ना, ऐसे आपने कट टू नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर इसी का ही कट जाएगा। तो ये वर्ड जरूर लिखना है आपको, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कैसे कैसे हमने क्या देखा क्या नहीं। तो मैंने लिखा है वैवाहिक समारोह की विदाई के बारे में, तो लिखा है विदाई अनुष्ठान है जो अलविदा या विदाई को संदर्भित करता है। विदाई क्या है? एक प्रकार का अनुष्ठान है जो कि अलविदा कहने को दर्शाता है। विदाई समारोह एक हिंदू शादी के अंतिम चरण का प्रतीक होता है। जैसा कि हमने देखा है कि इस विदाई समारोह में जो दुल्हन होती है वो माता पिता अपनी बेटी को विदाई करते हैं, ठीक है। माता पिता दुल्हन स्वरूप अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं। यह दुल्हन के जीवन की एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। ये विदाई, एक बार शादी की सभी रस्में खत्म हो जाएं तो उसके बाद में परिवार और रिश्तेदार दुल्हन के साथ शादी स्थल से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और उसको रवाना कर देते हैं। अब पिता जो है अपनी बेटी को जाने से पहले अपने जो दामाद होता है उसे बुलाता है और कहता है बेटा देखो, हमने पूरे जीवन की अपनी जमा पूंजी तुम्हें दी है तो इसका ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद में और भी 1-2 चीज़ें हैं जो रस्में वगैरह निभाई जाती हैं, जैसे कि अधिकतर हिंदू धर्म में दहलीज को पार करने से पहले दुल्हन अपने माता पिता के घर की ओर सिर के ऊपर से 3 बार चावल और सिक्कों की एक मुट्ठी फेंकती है। देखिए भारत में बहुत सारे रिवाज हैं, बहुत सारे धर्म हैं शादी को लेके, तो हर जगह क्या कहीं पे कहीं होता है, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और। तो ये जहाँ से लिया गया है तो ये वहाँ के हिसाब से है। अब जो लड़की है वो अपने माता पिता को फिर गले लगाती है और अपने आगे के नए जीवन के लिए अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे आशीर्वाद लेने को पैर छूती है। कहीं पे होता है कि लड़कियों का पैर छूना अच्छा होता है तो कहीं पे अच्छा नहीं मानते, अलग अलग रिवाज होते हैं, ठीक है। विदाई समारोह में अंतिम अनुष्ठान इस अवसर के लिए एक अच्छी तरह से सजाए कार में जोड़ा कदम रखता है। कार जो है उसमें जो जोड़ा है पति पत्नी का, वर वधू का, वो बैठता है और फिर उनकी अंतिम विदाई हो जाती है, ठीक है। और दुल्हन के भाई यानी कि जो वधू है उसके भाई, चचेरे भाई
अपनी किस्मत की कामना करने और वैवाहिक जीवन की नई यात्रा की ओर दंपति को आगे बढ़ाने के लिए कार या फिर जो डोली वगैरह होती है उससे विदाई को संपन्न करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे मानवीय करुणा भी देखी, ठीक है, यहाँ पे हमने अपने शब्द भी लिखे, कुछ हमने जो पढ़ा है वो भी लिखे। तो ऐसे ही करके आपको बता देना और लास्ट में लिखना है कट टू। हो गया आपका दृश्य लेखन, ठीक है। देखिए मैं आपका टाइम जरूर कंज्यूम करूंगा आज, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है आपके लिए जो कि हिस्ट्री के पेपर के बाद में बनाई जा रही है, तो आपको समझ में आए। समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो सबसे पहले तो है आपको पत्र लिखना है जो कि है 5 नंबर का। अब पत्र देखो मैं आपको इतना बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि पत्र में पूरे 5 नंबर लाओगे। अगर देखो ध्यान से, अगर पेपर में अगर क्या आना ही आना है, जो एक आपका आवेदन पत्र है ना, ये तो आएगा ही आएगा। अब आवेदन पत्र का ना आपको मैं एक ऐसा वर्ड टू वर्ड एक फॉर्मेट बता दूंगा, एक वर्ड टू वर्ड फॉर्मेट। अगर आपने वो फॉर्मेट पूरा याद कर लिया और उसमें बस 1-2 चीजें चेंज करनी होंगी तो पूरे के पूरे 5 नंबर आप लेके आओगे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में आपको मैंने मैप बताया था, सेम टू सेम मैप आया, ठीक है, वैसे ही ऐसा ही आवेदन पत्र आएगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं, अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखो। तो पेपर में चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आ जाए, चाहे हिंदी शिक्षक के लिए आ जाए, इंग्लिश शिक्षक के लिए आ जाए, किसी भी चीज के लिए आ जाए, अगर जॉब लेटर आना ही है, ठीक है, आएगा ही वो तो इसका एक फॉर्मेट आपको बताता हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो ये तो शिक्षा मंत्रालय को हो गया, नीचे चलते हैं, ये रहा देखो, तो का वाला यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है अपना एड्रेस। 3 लाइनों में क्या करना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, अपना पता कह सकते हैं हिंदी में। तो ये लिख दिया हमने अपना पता। अपना पता क्या है, परीक्षा भवन, काकागा रोड, नई दिल्ली। फिर आपको लिखनी है एक डेट, तो डेट हमने लिख दी है यहाँ पे। देखिए डेट आपको पूरी लिखनी है हिंदी में, कट मत करना बिल्कुल भी, डेट आपको पूरी लिखनी है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे जो प्राप्तकर्ता होगा उसका पता। तो प्राप्तकर्ता कौन है भाई, यहाँ पे प्राप्तकर्ता कौन है जिसे ये मिलेगा, तो वो प्रबंधक है, किसके, दिल्ली विद्युत बोर्ड के, कहाँ पे, करोल बाग, नई दिल्ली के, ठीक है। अब ये प्रति हमने क्यों लिखा है, प्रति इसलिए लिखा जाता है बच्चों क्योंकि आपने जो विज्ञापन देखा था, ठीक है, उसके आप जवाब में लिख रहे हो, तो प्रति का मतलब होता है जवाब में, ठीक है। तो आपने प्रति लिख दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। तो पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, बीच में दिनांक लिखनी है, उसके बाद में प्राप्तकर्ता का पता लिखना है और डेट के नीचे प्रति लिख देनी है। अब देखो ये चीजें आप चाहो तो सब कुछ सेम टू सेम याद कर सकते हो, पता वगैरह, ठीक है। अब बारी आती है विषय की। तो विषय क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये आपका हो गया विषय, कंप्यूटर ऑपरेटर पद। अब देखो महोदय, महोदय के बाद में आप ये संबोधन वाचक लिख देना, क्योंकि संबोधन वाचक से ना टीचर पे अच्छा फर्क पड़ता है। टीचर सोचता है कि बच्चे को ना संबोधन वाचक का अर्थ पता है तो अच्छा इफेक्ट जाता है, ठीक है। अब ये लिखेंगे आप इस प्रकार से। अब ये जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, जो भी देख रहे हो सब कुछ आपको सेम टू सेम आपको अपनी कॉपी में उतार देना है। बस चेंज क्या करना है, जो मैंने बोल्ड किया है यहां से काखा का कंपनी और ये आपका जो पद है वो चेंज कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 18 फरवरी 2024 को प्रकाशित विज्ञापन से ये पता चला कि दिल्ली के करोल बाग की डैश डैश कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद हैं ये रिक्त हैं, ठीक है। मुझे विज्ञापन से पता चला कि यहाँ पे ये पद रिक्त हैं, जिसके लिए मैं स्वयं को एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं या करती हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य जो है वो पूर्ण लगन से, परिश्रम से और निष्ठा से करूंगा। आशा है कि आप मेरे आवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यताएं, कार्य अनुभव आदि का विवरण नीचे दे रहा हूं, स्ववृत्त भी संलग्न कर रहा हूं, भवदीय, उसके बाद आपका ये संलग्न वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या देखा, अभी तक आपको इस पूरे लेटर में कुछ चेंज क्या करना है, ठीक है। क्या चेंज करना है आपको, ये तो आपका पता हो गया, ये डेट हो गई, ठीक है, ये प्राप्तकर्ता का पता हो गया। फिर आपको क्या चेंज करना है, अभी कुछ ही चेंज किया, आपको यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो चेंज कर देना है। हिंदी शिक्षक हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया या फिर कुछ और हो गया, वो चेंज कर देना है, ठीक है। और इस पूरे बॉक्स में आपको क्या चेंज करना है, जो अभी आपको मैंने बताया, इस पूरे बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी का नाम दिया गया तो ठीक है, वैसे देता नहीं है कभी, और ये आपका पद, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम याद कर लो बच्चों, पूरा सेम टू सेम, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे है संलग्नक। तो संलग्नक में हम क्या देंगे, अपना स्ववृत्त देंगे, रिज्यूम दे रहे हैं, शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं इनकी प्रतिलिपियां दे रहे हैं, पासपोर्ट आकार का फोटो दे रहे हैं,
ठीक है। अब स्वेवरेट में आपको क्या लिखना होता है, तो आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि और स्थायी पता ये देना होता है। फिर आपके शैक्षिक योग्यताएं क्या है, तो देखो शैक्षिक योग्यताएं, शैक्षिक योग्यता है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बच्चे कहते हैं कि सर जी टेबल बनाना जरूरी है। कोई मैटर नहीं बच्चों, आप टेबल मत बनाओ चलेगा। बस आपने करना क्या होगा, आपने इस प्रकार से लिखना होगा, सीरियल नंबर डाल दिया, 10वीं कक्षा सीबीएसई से की है 2015 में 80% मार्क्स के साथ में। लेकिन अगर टाइम होता है आपके पास में और टेबल बना देते हो तो टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको कम से कम 3 योग्यताएं तो लिखनी है, ये वाली कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और हिंदी ऑनर, ये तो आपको लिखनी ही लिखनी है। 3 तो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर लिखनी है। जो 2 आपकी बच जाती हैं, 2 नहीं तो कम से कम 1 वो लिखनी है टॉपिक के हिसाब से। जैसे कंप्यूटर कोर्स है, मतलब आपका कंप्यूटर ऑपरेटर था ना, तो आपको कंप्यूटर कोर्स हो गया, ITI ये हो गई, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अब जैसे रिसेप्शनिस्ट की बात आ जाती है, तो रिसेप्शनिस्ट के लिए जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह हो गया, एक ये करना पड़ता है ना, ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हो एकदम सेम टू सेम याद कर लो। कैसे, मेरी अन्य योग्यताएं ये हैं कि मुझे कोडिंग आती है, हैकिंग आती है, टीम वर्क मैनेजमेंट आता है, पर्यावरण परामर्शदाता रह चुका हूँ, कार्य अनुभव कहाँ है, हाँ किया है, मैं राजकीय वरिष्ठ पब्लिक स्कूल में TGT कंप्यूटर मास्टर के रूप में काम कर चुका हूँ 5 साल तक। उपलब्धियां आपको 2 बतानी है, सेम टू सेम आप उपलब्धियां याद कर लो। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, इस प्रकार से। अभिरुचियां याद कर लो, भाषा का ज्ञान, संपर्क 2 व्यक्तियों के नाम बता दो, डेट और आपका नाम। फाइनली पूरा का पूरा आपका जो लेटर है वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि आप ना यही लिख के आना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो आप वो लिखोगे ना, क्या बोलते हैं, जो क्या नाम है, अभी आपको बताऊंगा, ये वाला, ये शिकायत पत्र वगैरह, इसमें आपको विचार तो लिखने अपने पड़ते हैं, लेकिन विचार आपके अगर मैच नहीं खाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसीलिए। ठीक है, तो क्या चेंज करना है पूरे लेटर में, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ये टॉपिक चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये चेंज करना है, बस सारी चीज़ें एज इट इज सेम याद कर लेना जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं। चलो अब दूसरा वाला बताते हैं बच्चों आपको। दूसरा वाला है कि शहरी विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को। तो फिर से हम वही करेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे अपना पता, यानी कि जो हम हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपना पता कि परीक्षा भवन, काकागा रोड, नई दिल्ली, अपना पता हो गया। फिर हमने डेट डाल दी। अब ये मिलेगा कौन, तो ये प्राप्तकर्ता हो गए सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय क्या है, तो शहरी विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता। फिर महोदय लिखेंगे, मैं रेशमा या रमेश इस पत्र के माध्यम से आप सबको शहरी क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे जो विद्यार्थी हैं, इनकी घटती हुई शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करना चाहता या चाहती हूँ। आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक तकनीक उन्नति और एक्टिव इंडिया के संदेश के कारण शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों में शारीरिक गतिविधियों में कमी आ रही है, क्योंकि बच्चे जो है अधिकतम ध्यान क्या करते हैं, विद्यालयों के रूप में जो है ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में इंटरनेट से संबंधित खेलों पर ही ज़्यादातर अब बेसिकली उस पर ही निर्भर हो चुके हैं। अब इन सभी से उसके स्वास्थ्य पर, उसके शारीरिक विकास पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के निवारण के लिए मैं आपसे ये आवेदन करता हूँ या करती हूँ कि आप शिक्षा संस्थानों में शारीरिक गतिविधियों के लिए उत्साह बढ़ाने, जैसे स्कूल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, यहाँ पे आप जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है इनको बढ़ाने के लिए, खेल में अधिक से अधिक बच्चों को भाग लेने के लिए, साक्षरता को संबोधित करने के लिए, और इन सभी चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, उसके लिए आप कुछ प्रोग्राम वगैरह जो है ना वो आयोजित करें, बच्चों को सूचित करें, बच्चों को जागरूक करें, इस प्रकार से। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, धन्यवाद आयुष शगुन। अब बच्चों को पता है क्या है, ये बहुत आसान लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी आपका यही होगा कि आपको 5 में से ना 3 नंबर तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, 3 नंबर। 2 नंबर आपका, 1 नंबर आपका देखा जाता है कि आपने समस्या को कैसे लिखा है। ठीक है, समस्या के ऊपर आपने जो है अपने विचार क्या दिए हैं उसके बारे में। फिर 1 नंबर आपका इस नंबर पे देखा जाता है कि वर्डिंग क्या है आपकी। ठीक है, तो 3 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन पूरे 5 नंबर चाहिए तो मैंने आपको जो जॉब लेटर का फॉर्मेट बताया है बस उसको पूरा याद कर लेना। ठीक है, चलिए सर जी 10 मिनट के अंदर हमारे ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब आगे बात करते हैं। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 के दूसरे पार्ट की। अब दूसरे पार्ट में देखो क्या है बच्चों, कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित एक जांच समिति बनाई गई थी, आपको उसका प्रतिवेदन तैयार करना है। क्या करना है, प्रतिवेदन। और दूसरा, विद्यालय में स्वच्छता सप्ताह मनाने हेतु आयोजित ऑलरेडी जो बैठक हुई थी, इसके विषयों पर क्या क्या चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, उसका कार्य तैयार कीजिए।
तो एक प्रतिवेदन लिखना है और एक कार्यवृत्त लिखना है। अब इसी में आपका प्रेस विज्ञापित आ सकता है, ठीक है, कार्यसूची आ सकता है, तो वो भी आपको अगले पेपर में समझा दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे बात करते हैं प्रतिवेदन के बारे में। तो हमारा यहाँ पे पहले हमने खाली लिया है कि खा नहीं तो काई था, महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित कारण एवं उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति में कई सदस्य थे। अब प्रतिवेदन लिखने के लिए ना आपको कम से कम 5 से 6 सदस्यों के नाम लिखने हैं। जैसे श्रीमती राधा देवी, ये सचिव है, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो हमने महिलाओं के ज़्यादा नाम लिए इसमें। तो इस समिति के जो सचिव थी वो राधा जी भी थी। उसके बाद श्रीमती प्रीति देवी जी यहाँ की अध्यक्ष रही हैं। श्रीमती मोहिनी देवी ये सदस्य थी यहाँ की। श्री कृष्णा जी ये सदस्य थे यहाँ के, और श्री शिवम मिश्रा जी ये सदस्य थे यहाँ के, ठीक है। तो टोटल 6 से 7 व्यक्तियों के हमने नाम लिखे, जिसमें सदस्य पहले सचिव होंगे, फिर अध्यक्ष होंगे, और चाहे तो आप उपाध्यक्ष भी डाल सकते हैं, और 3 सदस्य होंगे, ठीक है। अब इन समिति में इन लोगों ने मिलकर क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो गठित समितियों ने इस दिशा में प्रतिवेदन दिए। अब प्रतिवेदन में ना आप अपनी तरफ से 5 से 6 पॉइंट लिखो। कौन कौन से कैसे पॉइंट लिखें, जैसे देखो आप मान लेते हैं कि आप 4 से 5 दोस्त हो, ठीक है। आप 4 से 5 दोस्तों ने प्लान किया कि आप पार्टी करने वाले हो, ठीक है। आपने प्लान किया कि एग्जाम हो जाएंगे 11th के, फिर हम पार्टी करेंगे। तो पार्टी करने के लिए आप सबसे पहले बैठे एक साथ में, ठीक है। फिर आपने डिसाइड किया कि कॉन्ट्री कितनी होगी, पैसा कितना इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर पैसा जब इकट्ठा हो गया, फिर आपने ये देखा कि अब हम क्या क्या खरीदेंगे, क्या क्या खाएंगे, कब खरीदेंगे, कौन कौन सा व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने डिसाइड कर लिया कि इस दिन ऐसा ऐसा होगा, आप उसके लिए दूसरी बार भी चर्चा करते हो, ठीक है। एक उसके लिए आप देखते हो कि ये बंदा जो है पूरा पैसे का हिसाब देखेगा, ये जगह का हिसाब देखेगा, इस प्रकार से। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अब एक समिति बनाई गई है ना, समिति का गठन हुआ। अब समिति में ये 5 सदस्य थे, और भी थे 2-4। तो इन सभी ने मिलकर क्या कहा, इन सभी ने मिलकर एक बात को ये कहा कि नारी जिसे हिंदू धर्म में कभी दुर्गा तो कभी काली का रूप बताया गया है, लेकिन आज भी कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, जहां महिलाओं के साथ उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इसे रोकने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने चाहिए, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ये इनकी भूमिका हो गई। अब लिखते हैं, ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाली इस हिंसा का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इसके पीछे की कहावत। कहावत क्या है, समाज का मानना यह है कि उनका जन्म समाज में हुआ है, इसीलिए समाज ही उनमें सुधार कर सकता है, और इसी दिशा में हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कहती है समिति, यह समिति कहती है कि महिलाओं से संबंधित जो भी मामले होते हैं उन सभी रिपोर्ट, उनकी जांच और न्यायालय में सुनवाई जहां तक हो सके वो सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस, यानी कि जो महिला अधिकारी, महिला डॉक्टर होते हैं, महिला न्यायाधीश होते हैं, वही करें। क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, एक पुरुष कभी नहीं। एक औरत की भावना को सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, इसीलिए इस समिति ने ये कहा। उसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न घटनाएं होती हैं वो ना हो। जैसे रात के टाइम पे कॉल सेंटर से महिलाएं अकेले आती हैं, ठीक है, तो उनको सुरक्षा मिले, ऐसे कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। महिलाओं के प्रति समाज का जो नजरिया उसमें बदलाव लाओ। समाज क्या सोचता है कि महिलाओं का जन्म सिर्फ घर में रोटी चूल्हा चौका बर्तन के लिए हुआ है, बट ये एक बहुत ही बड़ा परसेप्शन है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको ब्रोक करना पड़ेगा, तब जाके महिलाओं को खास करके उनके माता पिता जो हैं वही इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको खत्म करके उन्हें शिक्षा वगैरह दिलवा सकते हैं। तो हमें जागरूकता फैलानी होगी। अब भारत सरकार ने क्या किया इसके लिए, तो भारत सरकार ने घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम ला दिया 2005 में। अब घरेलू हिंसा बहुत कम हो गई है। कार्यस्थल पर जो महिलाएं होती हैं उनके लिए यौन उत्पीड़न अधिनियम लाया गया कि अगर कोई यौन उत्पीड़न करता है तो उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे अधिकारों के बारे में जान सकें। अधिकार है उनके पास में लेकिन पता ही नहीं है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, शिक्षित ही नहीं, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद इस समिति ने यह कहा कि हम एक काम करेंगे, जो हमने निर्णय लिए हैं हम हर 2 महीने में इसको लेकर अपनी जो प्रगति है उसकी समीक्षा करेंगे कि हमने क्या क्या किया इसके बारे में। फिर हमने लिख दी अपनी डेट, और यहाँ पे इस प्रकार से फिर आपको लिखने हैं हस्ताक्षर, और जितने व्यक्तियों के नाम आप ऊपर लिखोगे उतने ही व्यक्तियों के आपको यहाँ पे हस्ताक्षर डालने हैं। जैसे प्रीति देवी क्या नाम सचिव, अध्यक्ष राधा देवी, मोहिनी देवी, कृष्ण जी, शिवम, ये हो गए आपके सदस्य, है ना, इस प्रकार से। तो प्रतिवेदन कैसे लिखना है बच्चों, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, कार्यव्रत के बारे में। एक सेकेंड, कार्यसूची के बारे में। तो कार्यसूची भी ऐसे लिखनी है कि दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने व हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली के नोट को सार्थक बनाने हेतु 6 अक्टूबर नहीं सच्ची, यहाँ पे लिखेंगे
20 फरवरी, वैसे आज कितनी है, आज है 27, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27 फरवरी, ठीक है, 2024। 27 फरवरी 2024 को एक समिति का गठन किया गया। फिर से इसमें वही बातें आ जाएंगी, ये थे इसमें सारे के सारे सदस्य और ये चीज़ें। अब एक सेकेंड, ये तो प्रतिवेदन हो गया फिर से, एक सेकेंड, शायद ये क्वेश्चन प्रतिवेदन वाला ही था क्या, वेट अ मिनट, अच्छा हाँ, कार्यव्रत, ठीक है, लिखते हैं इसको भी, कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन, वेट अ मिनट, चलिए, तो हमने सेम चीज़ें वहीं की हैं। अब ये जो गठित समिति थी, इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, यानी कि इसने ये बताया कि हम क्या क्या करेंगे। तो समिति ने ये कहा कि हमारी दिल्ली का एक ऐतिहासिक बड़ा प्राचीन महत्व है, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है, अतः हमें इसके लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें सड़कों की चौड़ाई जहां तक संभव हो सके उतनी बढ़ा देनी चाहिए, हमें नालियों को गहरा व पक्का किया जाना चाहिए, धार्मिक स्थलों पर चढ़ाए गए जो मालाएं वगैरह होती हैं, पत्ते होते हैं, छिलके होते हैं, इनको मंदिर के आसपास की बाउंड्री पर ना फेंकें, इसको एकत्र करें और उसको दबा के खाद्य बनाएं। ठीक है, यानी कि उससे जो उर्वरक है वो तैयार करें। सड़कों के किनारे कुछ कुछ दूरी पर हमें कूड़ेदान का प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि कूड़ा नहीं फैलेगा। टूटी सड़कों की हमें मरम्मत करनी चाहिए। सड़क के किनारे पेड़ पौधे व चौराहों पर आकर्षक मूर्तियां लगाई जानी चाहिए, जिससे कि लोगों का ध्यान जो है सफाई की तरफ ज़्यादा जाए। हमने देखा है खास करके दिल्ली के चांदनी चौक में, या फिर ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे मुंबई में अंधेरी है, तो वहाँ पे बिजली के जो तार हैं वो ऐसे बिखरे हुए हैं, ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि किसी व्यक्ति की जीवन की राह उलझी हुई है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें उन्हें भूमिगत कर देना चाहिए। ऐसी इमारतें जो कि पुरानी हैं लेकिन ऐतिहासिक है, इंपॉर्टेंट है, हमें उनका रखरखाव करना चाहिए। ठीक है, इतनी इन सभी बातों पे ना हम हर 2 महीने के पश्चात अपनी जो प्रगति उसकी समीक्षा करेंगे, डेट और सभी के हस्ताक्षर आगे, बस हो गया आपका। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज बताओ बच्चों कि अभी तक का क्वेश्चन 7 और 8 इसकी जितने भी चीजें मैंने आपको समझाई, क्या आपको समझ में आई या नहीं? अगर समझ में आई है तो कमेंट में सारे बच्चे अपना फीडबैक देके जाना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें देखिए आपके अभिज्ञता माध्यम के 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है, डायरी जो है ये एक नितांत वैयक्तिक रचना है, इस कथन के आलोक में डायरी लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन, क्या सर जी डायरी लेखन की विशेषताएं आपको बतानी है? तो आ जाइए डायरी लेखन आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले डायरी क्या होती है, डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। जैसे आपकी जो पर्सनल डायरी है वो भी तो आपकी व्यक्तिगत दस्तावेज ही तो है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जीवन के कुछ विशेष क्षण, उनमें घटित घटनाओं को लिखते हैं, उसके अनुभव, उसके विचार और मुलाकात वगैरह को लिखते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिलते हो, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम का जो आकर्षण होता है आप उसके बारे में उसमें लिखते हो, किसी खास पर्सन से मिलते हो, या फिर आपके जीवन में कोई अच्छी घटना घटती है, या फिर कोई ऐसी बुरी घटना घटती है जिससे आपको जीवन भर याद रखना है, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को कभी भूलूंगा नहीं, तो उस चीज़ों को आप उसमें लिखते हो, है ना। तो वो होता है हमारा व्यक्तिगत दस्तावेज, जिसे और कोई नहीं पढ़ता। तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरी जो है वो नितांत जीवन स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक भावनात्मक, यानी कि जो घटना घटी है उसको हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसी बातें, ऐसी भावना जो हम दुनिया में किसी व्यक्ति को नहीं बता सकते, किसी व्यक्ति के सामने नहीं रख सकते, उसे हम अपनी डायरी में लिखते हैं। ठीक है, डायरी लिखना जो है वो अपने आप से दोस्ती कायम करने का अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब हम डायरी लिखते हैं ना तो उसमें हम सोचते हैं, हम अपनी बातों को लिखते हैं। तो डायरी लेखन से एक तरीके से हम इंटरेक्ट हो जाते हैं खुद को अपने ही रूप में लिखने के लिए, है ना। डायरी जो है वो या तो किसी नोटबुक में या फिर पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पूरे दिन केवल वही बातें लिखनी है आपको, यानी कि शाम के टाइम में सोने से पहले, कि जो महत्वपूर्ण है, उसके अलावा नहीं तो फिर डायरी का मतलब क्या हो गया, तो वो रफ कॉफी हो गई, है ना। इस प्रकार से आ गया समझ। अब इसी में बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव बताइए। तो जनसंचार माध्यमों का लोकतंत्र में क्या प्रभाव है, आ जाइए देख लेते हैं। देखो सबसे पहला लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, सबसे पहला ये है कि जनसंचार हमें सूचना प्रदान करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और हमें शिक्षित भी करते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार जो है वो हमारा मनोरंजन करते हैं, सूचना देते हैं, शिक्षित करते हैं, साथ ही एजेंडा तय करने में, निगरानी करने में हमारी बहुत मदद भी करते हैं। ठीक है, एवं अब जैसे समाचार पत्र होते हैं तो उसमें एक कोना होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को रखते हैं, तो ये विचारों की अनुभूति के लिए भी अच्छा है। ठीक है,
जनसंचार माध्यमों में सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया, भूमिका, इन सभी के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब ये है हमारे कविताओं वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों कविता वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए एक वन शॉट बनाऊंगा अभी, ठीक है। कविताओं के क्वेश्चन के लिए एक वन शॉट बनाऊंगा और उस वन शॉट को बना के उसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। देख लेना बच्चों, उसमें आपकी एक ही वीडियो में जितनी भी आपकी 7 से 8 कविताएं हैं सबकी तैयारी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इसमें आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, इन्हीं 2 का आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या बच्चों कि बस्ती के छोटे से गांव में अवसाद को किन उपकरणों के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की है, यानी कि अवसाद जो चिंता है उसको किस माध्यम से कवि ने यहाँ पे दर्शाया है। तो देखते हैं, बस्ती के छोटे से गांव में अवसाद चिंता को निम्नलिखित उपकरणों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। सबसे पहला, घरों में जो टिन की डिबरी है ये जलाई जाती है जो कि रोशनी कम धुआं अधिक देती है, तो ये चिंता को दर्शाती है। दूसरा, लोगों के मन का जो अवसाद और चिंता है वो उनकी आंखों में तैरता है, अर्थात आंखों में तैरता है, यानी कि आंखों से पता चलता है कि उनके अंदर कितनी चिंता है, कितना डर और भय है, ठीक है। उसके बाद, दीपक की लौ के संत उनके हृदय का कातर क्रंदन मूक निराशा की कांपते रहते हैं। सिंपल सी बात है, दीपक की लौ जो है उसी की तरह जो व्यक्ति है उसके अंदर ही अंदर निराशा, अवसाद, चिंता बढ़ती रहती है। इस माध्यम से इसको बताया गया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे वाले क्वेश्चन के, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ना पेपर में घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है और आसान तरीके से भी। तो पहले आसानी से देखिए कैसे पूछा जाएगा कि जो कस्तूरी मृग होता है इसके अपने आप पर ही चिढ़ने के क्या कारण है, ठीक है। बहुत आसान हो गया कि कस्तूरी मृग अपने पर ही क्यों चिढ़ता है। और जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था वैसे ही यहाँ पे अगर ऐसे पूछा जाएगा घुमा के, तो इस प्रकार से कि तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है मैंने, बादल को खिलते देखा। तो आपको इस लाइन का मतलब समझाना है, तो आ जाइए समझाते मतलब आपको भी और अच्छे तरीके से। देखो, कस्तूरी मृग जो है वो अपने इस सच से अनजान होता है कि जो कस्तूरी की खुशबू है वो उसकी नाभि के अंदर से ही आ रही है और वो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। वो पूरे जंगल में से घूमता है और जब खुशबू उसको नहीं मिलती है, क्योंकि है तो उसके नाभि के अंदर ही, चाहे कितना भी दूर जाए, पास जाए, कहीं पे भी जाए, वो तो रहेगी उसके पास में हमेशा। अब उसे नहीं मिलती है तो इसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बस इसीलिए वो अपने आप पे चिढ़ने लगता है। यही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, है ना, यही चीज़ थी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा हो गया। तीसरा देखो, जाग तुझको दूर जाना, ये जो कविता है महादेवी वर्मा जी की, इसमें अमरता सुत का संबोधन किसके लिए है? अमरता सुत, इसका संबोधन किसके लिए है? तो देख लीजिए, जाग तुझको दूर जाना कविता में अमरता सुत का संबोधन मानव की आत्मा के लिए है। किसके लिए? मानव की आत्मा के लिए आया है। अब कैसे आया है? कवित्री महादेवी जी के अनुसार आत्मा अमर है। हमारी जो आत्मा है ये अमर है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो व्यक्ति अपने जीवन के पथ पर चलता है उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा ना तो जल सकती है ना तो कभी डूब सकती है, वह तो ईश्वर का अंश है और वह हमेशा अमर रहती है। हमारा जो शरीर है मिट्टी का, वो मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा हमारी ईश्वर के अंश के स्वरूप में ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसी को अमरता सुत बोला जाता है। इनकी अमर है सुत यानी कि हमारी आत्मा, और शरीर ये बेसिकली ये खत्म हो जाता है ना, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन 10 आपके कविताओं वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और जो मैंने आपसे बोला था बच्चों कि आपके लिए वन शॉट वाली बात, तो वन शॉट की वीडियो जरूर देखना। उसमें आपकी जितनी भी 7 से 8 कविताएं हैं, आई थिंक कितनी हैं, सबकी तैयारी एक ही वीडियो में 1 घंटे में ही हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इस पेपर के अगले क्वेश्चन की। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिसको करने में 99% बच्चों को बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। और ये क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का। पूरे पेपर में देखा जाए काव्यांश और गद्यांश के हटा के, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अकेला 6 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बेसिकली 2 काव्यांश दिए जाते हैं। इनमें से किसी भी एक काव्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी होती है। ऐसे ही आपका जो चैप्टर होते हैं गद्यांश जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो चैप्टर से लिया जाता है एक सबसे व्याख्या। तो बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे करें कैसे नहीं करें। एक टाइम को वो चैप्टर वाला कर लेंगे लेकिन काव्यांश की नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बच्चों इस वीडियो में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स इन सभी के साथ में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आप कैसे एक
अच्छी से अच्छी स्टेप से व्याख्या कर सकते हो, जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिले। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना जो 2 काव्यांश दिए जाते हैं, आप इनमें ये देखो कि आप किस काव्यांश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हो, यानी कि किस काव्यांश की आपको व्याख्या जो है ना वो अच्छे से पता है, लाइनों का अर्थ पता है, कम से कम 10-12 लाइनें आपको आनी चाहिए उस काव्यांश की। जैसे ये सबसे पहला हमारा जो काव्यांश है, ये सूरदास के उस काव्य से लिया किया गया है, खेलन में को काको को सैया। एक दूसरा मुद्रितों का पालिंग भावती, ठीक है, तो ये खेलन में को काको को सैया से लिया गया है। इसी प्रकार से एक दूसरा वाला है, कहाँ गया धनपति कुबेर वाला, ये वाला लिया गया है। ठीक है, अब ये जो है ये आपकी दूसरी कविता से लिया गया है ना। बस अब जहां तक मुझे लगता है आप सभी बच्चे किसकी व्याख्या करोगे, पहले वाले की। तो पहले इसे हम पढ़ेंगे, इसकी लाइनों को समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, खेलन में को काको गुसैया, खेलने में कोई किसी का साथी नहीं होता है। हरिहार ये जीतते श्री दामा, बरबस ही कत करत रसैया। श्री दामा जीत जाते हैं, हरि हार जाते हैं, और हरि जी रोड के साइड में बैठ जाते हैं। ठीक है, जाति पाति हम सौ बड़ नाही, नाही करत तुम्हारी छैया, नाही बसत तुम्हारी छैया। यानी कि जाति पाति जो है वो खेल में नहीं देखे जाती है, ना तो तुम्हारी बड़ी है और ना तो हम तुम्हारी छत छाव में रहते हैं, तुम्हारे अधीन रहते हैं। ठीक है, अति अधिकार जनावत आते हैं, जाते अधिक तुम्हारे गैया। हे कृष्ण, क्या तुम्हारे पास में ज्यादा गैया इसलिए तुम हम पे अधिकार जता रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, खेल में सब समान होते हैं। रूठे करी तासों को खेले, रह बैठ जहां तय गैया। यानी कि रूठने वाले के साथ में कोई नहीं खेलना चाहता है। ठीक है, सूरदास प्रभु खेलियो, चाहत दाऊं दियो करी नन दोहैया। अब कृष्णा जी सोच रहे थे कि वो खेलें, लेकिन मैं खेलने की मंशा जाहिर करूंगा तो ये मानेंगे नहीं, मैं दाऊं देने की बात करूंगा तो मानेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने नंद जी की दुहाई दी, तब वो माने थे, है ना। तो यही चीजें हैं। अब आपको व्याख्या में सबसे पहले ये देखना है कि आपको ना लाइनों का अर्थ कितना पता है। जिस भी व्याख्या का, काव्यांश का आपको लाइनों का अर्थ ज्यादा पता है वो आप देख लो। ठीक है, अब देखो शुरुआत करेंगे छोटे पॉइंट से। आप जिस भी प्रसंग की व्याख्या करोगे उसके शुरुआत के 3 से 4 वर्ड, फिर डैश डैश डाल के आखिरी के 3 से 4 वर्ड आपको लिख देने हैं। ठीक है, फिर आपने सबसे पहले पॉइंट पे बताना है बच्चों संदर्भ। संदर्भ में क्या बताना है कि जो काव्य है, ठीक है, काव्य कौन सा है आपका, ठीक है, और इसके कवि कौन है। तो काव्य कौन सा है, काव्य है हमारा खेलन में को काको गुसैया, और कवि कौन है, सूरदास जी। ठीक, अब प्रसंग में आपको क्या बताना है, प्रसंग में ऊपर जो दिया गया है ना लाइनों में, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइनें हैं इनके अंदर का आपको की पॉइंट लिखाना है। की पॉइंट निकालने का मतलब क्या हो गया, इसकी एक आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट बताना है। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, तो इस पद में भगवान श्री कृष्ण के खेल में हार जाने का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण है, और श्री दामा से हार जाने के पश्चात वे अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद उनके जो साथी वो उन्हें समझाते हुए क्या क्या कहते हैं, इसको दर्शाया गया। तो एक प्रकार से बाल लीला को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब व्याख्या कर देंगे, जो जो आपने पढ़ी है, जो जो आपने समझी उसकी व्याख्या कर देंगे। जैसे कि व्याख्या में आपने क्या बताना है, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए उनके सखा यानी कि ग्वाल बाल जो हैं वो उन्हें कहते हैं कि हार गए तो बुरा लग रहा है, खेल में भी तुम्हें अपना विशेष अधिकार जमाना है क्या। श्री दामा यानी कि कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ, ठीक है, श्री दामा बिल्कुल ठीक कहते हो साथियों, तुम जबरदस्ती ही अपनी जीत मनवाना चाहते हो कृष्ण, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, खेल में ना कोई मालिक होता है ना कोई नौकर होता है, फिर तुम हमसे किस बात में बड़े हो, तुम भी एक ग्वाले ही तो हो, हम भी एक ग्वाले ही हैं। देखो कृष्ण, तुम राजा होगे अपने घर में, तुम्हारा हमारे ऊपर कोई शासन नहीं है, दोस्तों में कोई शासन नहीं होता। तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास में ज्यादा गैया हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हमारे राजा बन गए, खेल में बेईमानी करने लगोगे। देखो तुम रूठ के बैठ गए हो ना, तो रूठने वाले के साथ ही में हम पहली बात तो डरते नहीं तुमसे, रूठ जाओ कोई बात नहीं। रूठने वाले के साथी के साथ में कोई भी खेलना नहीं पसंद करता है, क्योंकि ऐसे में खेल बिगड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 लाइन और ऐड करनी थी मुझे, कि फिर कृष्ण जी सोचते हैं यार अब ये गलत बात हो गई, एक काम करते हैं इनसे बोलते हैं कि मैं भी खेलूंगा, लेकिन ये मानेंगे ही नहीं। तो नंद जी की दुहाई देते हुए फिर वो दांव देने को तैयार होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है काव्यगत विशेषताओं की। ओके, अब काव्यगत विशेषताओं में देखो आपको ज्यादा नहीं, केवल 4 से 5 बातें लिखनी है, और वो 4 से 5 बातें चाहे किसी भी काव्य की आ जाए सारी लिख देनी है। क्या लिख देनी है, सबसे पहले देखो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखनी है भाषा। भाषा कैसी है, भाषा बहुत ही सरल है, ठीक है, सरल और सहज है, ये आपको लिख देना है। सर जी ऊपर हो गया थोड़ा, इधर लिखो। तो आपको सबसे पहले बतानी है कि भाषा कैसी है। तो भाषा आपने लिख ली बच्चों
कि एक सेकंड, फिर से हो गया गलत, चलिए दोबारा लिखते हैं। सबसे पहले आपको भाषा लिखनी है। तो भाषा कैसी है? भाषा बहुत ही सरल है, ठीक है, और सहज है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है अलंकार। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अलंकारों का उपयोग है, ठीक है, अलंकारों का सुंदर उपयोग। आपको एग्जाम्पल पता है तो एग्जाम्पल बता दो, वरना कोई मैटर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रसों का उपयोग है। किसका है? रसों का उपयोग है। ओके, साथ ही बोली जो है वो खड़ी बोली है, ठीक है, छंद पद हैं इसमें, और माधुर्य गुण है। ये 5 बातें ना पूरी आपकी 7 से 8 कविताओं में कोई सा भी आ जाए, सब लिख देना, 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और बाकी के 5 नंबर आपके, एक नहीं, आपको 1.5 नंबर मिलेगा इसका, ठीक है, 1.5 नंबर मिलेगा आपको इन्हीं 5 पॉइंट का, तो इसको लिख देना। उसके बाद में फिर ये आ जाता है आपका व्याख्या वगैरह। तो आप समझ गए ना बढ़िया तरीके से। चलो दूसरे की बात करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि चैप्टर के संबंध में है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, 4 नहीं 3 है शायद, हाँ 4 है, एक ये नीचे रहा आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसके आंसर देने हैं, इन्हीं 2 क्वेश्चन के। तो पहला क्या है बच्चों कि ज्योतिबा फुले का जो नाम है ये समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं रखा जाता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उस समय के हिसाब से इनका नाम जो है ज्योतिबा फुले का समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं रखते हैं? सबसे पहला, इस सूची को बनाने वाले जो लोग थे वो संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण वगैरह हो गए, संभ्रांत वर्ग हो गए, या फिर ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले हो गए, या जो अधिक अधिकार रखते थे या फिर जो उनका समर्थन करते थे उनके द्वारा बनाया गया होगा। अब वो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी मानवतावादी विचार आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि अगर ये विचार उन तक पहुंचे तो लोग इससे प्रभावित होंगे और समाज में इन ब्राह्मणों का, ऊंचे वर्ग का, निम्नतर वर्ग पर जो उनका वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति थी जिसमें ये बताती थी कि शिक्षा पर किसी का एक अधिकार नहीं है, दलित वर्ग हो, शोषित हो, निम्न वर्ग हो, सभी को पढ़ने का अधिकार है। साथ ही स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री समानता, शिक्षा, इन सभी की अधिकारों की बात करती थी। यदि शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन हुआ तो समाज में उच्च वर्ग, ब्राह्मणवादी सोच, वर्चस्व, इस पर प्रहार होगा। इसीलिए इनकी जो नीति थी ये उच्च वर्ग के खिलाफ थी, इसलिए समाज सुधारकों की सूची में इनका नाम नहीं रखा गया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 नंबर में आपको सिर्फ 1, 2 ये 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अब जो आपका ये वाला पॉइंट है ना कि ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति, ये एक अलग से क्वेश्चन बन जाएगा आपका 2 नंबर में कि ज्योतिबा फुले की शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए, तो ये आप अलग से लिख देना, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की तैयारी हो गई। ओके, अगला देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़ सके इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि देश का रुपया पैसा बढ़ सके? तो इसके लिए वो कहते हैं देखो, देश का रुपया और बुद्धि बढ़ सके इसके लिए लोगों को राजा महाराजाओं जो हैं उनका मुंह बंद करना होगा, अर्थात हमें अपनी जो निर्भरता है, जो प्रजा की निर्भरता है वो राजा पर खत्म करनी होगी। हमें अपने बल के भरोसे अब काम करना होगा। पंडित जी की कथा से यह कम नहीं हो सकता, यानी कि पंडित जी की कथा से या फिर राजा महाराजाओं के निर्भर होने से ये देश का रुपया बुद्धि नहीं बढ़ सकती है। इसको बढ़ाने के लिए इन कथाओं से दूर हटो, राजा महाराजाओं का मुंह बंद करो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अब अपनी कमर कसनी पड़ेगी, हमें अब अपना आलस्य छोड़ना पड़ेगा, हमें अब जंगली पशु, एक मूर्ख, एक कमजोर नहीं बनना है, हमें रुपया पाने की होड़ में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार पीछे पड़ गए, ठीक है, फिर उठ नहीं पड़ेंगे, यानी कि अगर एक बार पीछे पड़ने पर फिर उठ नहीं सकेंगे। इस समय सरकार का राज्य पाकर उन्नति इतना समान पाकर भी ना सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। यानी कि अभी सरकार का राज्य है, ठीक है, और अगर अभी हम उन्नत नहीं हुए तो कभी नहीं होंगे। यह सुधार भी ऐसा ही हो जो सभी क्षेत्रों में उन्नति करे। हमें ऐसी सभी बातों को छोड़ना होगा जो उन्नति के रास्ते में कांटे बिछाती हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये पॉइंट था, आगे समझ में बढ़िया तरीके से। अब इसकी का दूसरा क्वेश्चन तो हो गया, तीसरा देखते हैं। चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे, सुकिया के इस कथन के आधार पे जो खानाबदोश कहानी है इसकी मूल संवेदना लिखिए। तो आ जाइए, कहाँ है खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना? ये रहे। चलिए, खानाबदोश कहानी में सुकिया तथा मानव जैसे लोगों के शोषण भरी जिंदगी का हमें पता चलता है। यहाँ पर सुकिया और मानव जो है
ये मजदूर वर्ग का बेसिकली प्रतिनिधित्व करते हैं और सूबे सिंह पूंजीपति वर्ग का। सुखिया और मानव का एक बहुत ही प्यारा सा सपना होता है जो कि हर एक पति पत्नी हर एक व्यक्ति का होता है कि वो भी अपना एक खुद का अच्छा सा घर बनाए, जिसके लिए सभी के सभी दिन रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन सूबे सिंह को ये ठीक नहीं लगता है जो कि पूंजीपति वर्ग का है। क्यों भाई? क्योंकि हमेशा जो जहाँ पे आप काम करते हो ना, वहाँ का जो मालिक होगा वो यही चाहेगा कि ये बंदा कभी आगे ना बढ़े, जो पैसा मैं दे रहा हूँ उसी में इसका घर चले और ये पूरी तरीके से हम पर ही निर्भर रहे, ये आगे बढ़ ही ना पाए। ठीक है, ये हमारी पूरी तरीके से हम पर ही आश्रित है। जैसा कि कहानी में मानव सुखिया की होता है, मानव सुखिया चाहते हैं कि वो अपने खाना व जिंदगी को छोड़ दें, लेकिन पूंजीपति वर्ग जैसे सूबे सिंह वो चाहते हैं नहीं, ये ना छोड़ें, है ना। तो शोषण वगैरह दर्शाया जाता है, ये चीजें थी इसकी। बस यही आंसर लिखना था आपको। अगला देखो, अब इसी में है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। अगर आपने ध्यान से समझा तो आप समझ पाओगे कि मनुष्य की करुणा की भावना यानी कि मनुष्य के भीतर की जो इमोशंस हैं वो गूंगे हैं। गूंगे हैं क्यों है ये हमें बताना है। तो आ जाइए देखते हैं। ये रहा देखो, तो लिखेंगे, लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा का की भावना जागती तो अवश्य है, परंतु अनेक कारणों से वो उसे व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई जो व्यक्ति है, भारी भरकम व्यक्ति, वो किसी व्यक्ति को पीट रहा होता है या फिर किसी को कोई चिल्ला रहा होता है या फिर कोई भेदभाव कर रहा होता है, तो हमें लगता है ये अन्याय हो रहा है। ठीक है, और आपके अंदर भावना जगती है कि आप इसे रोकें, लेकिन आप नहीं रोकते हो, आप उसको होने देते हो। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हो। आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ किया तो कहीं मेरे ही ऊपर कुछ ना हो जाए। ठीक है, कहीं आपको लगता है कि आप खुद ही से इसी विपत्ति में ना फंस जाओ, इसी वजह से आप जो अन्याय देखते हो उसको होने देते हो। आपके अंदर इमोशंस तो है कि आप उसको रोकना चाहते हो, लेकिन आप रोकते नहीं हो, है ना, यही बताया गया है। इसीलिए उसकी करुणा भावना मौन रूप धारण कर लेती है और अपने में ही साहस नहीं पाता है। ठीक है, और यही होता है चमेली के पति के बारे में। वो रोकना तो चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता है। गूंगे के प्रति उसके अंदर वो तो है, इमोशंस हैं, लेकिन वो जगह नहीं बता नहीं पाता है क्योंकि वो चमेली से डरता है, इसीलिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ पे पता चल गए। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों एक बार फिर से उस क्वेश्चन के बारे में जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है आपका सह प्रसंग व्याख्या का। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सह प्रसंग व्याख्या आपकी चैप्टर वाली है। ठीक है, तो चैप्टर वाली सह प्रसंग व्याख्या करनी आसान होती है क्योंकि आपको चैप्टर की नॉलेज है ना। चलिए, तो लिखा क्या हुआ पहले से पढ़ते हैं। भाइयों बहनों डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार छुपा हुआ होता है। ठीक है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सब का उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत जो पारे साधना मंत्र में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। ठीक है, अब व्याख्या के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 3 से 4 वर्ड शुरुआत के, 3 से 4 वर्ड आखिरी के लिख दिए। फिर संदर्भ में हमने क्या किया, लेखक और चैप्टर का नाम। तो चैप्टर कौन सा है यानी कि गद्य कौन सा है, टॉर्च बेचने वाले लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद जी। प्रसंग में आपको 2 से 3 लाइन लिखनी है कि क्या बताया गया है। तो टॉर्च बेचने वाले इस गद्य में प्रसाद जी ने जो दूसरा दोस्त होता है संत की वेशभूषा में, वो भोली वाली जनता को आत्मा को अंधेरे की दूर की बात करते हुए कैसे लूट रहा होता है, इसको बताया गया है। और इसमें अंधविश्वास और धर्मचार्यों पर प्रहार किया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या कर देंगे। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे कि भव्य पुरुष ने कहा, जहां जहां अंधकार है वहीं वहीं प्रकाश है। अर्थात अंधेरे को खत्म करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे का और प्रकाश का एक गहरा संबंध है। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है, और अंधकार से ही प्रकाश आता है। भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें हमारे अंदर ही अंदर फूटती हैं। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती हैं, तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना ही पड़ता है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। अर्थात शरीर बाती है और मन ज्योति है। मनुष्य के भीतर आत्म प्रकाश नहीं रहा है, उसकी ज्योति बुझ गई है और उसे ज्ञान रूपी के द्वारा ही जगाया जा सकता है। कुछ ये बातें हैं। तो लोगों को संत बनने के लिए, उनसे पैसा ऐंठने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है,
आप देखो साहित्यिक सौंदर्य कैसे लिखेंगे, तो भाषा कैसी है, खड़ी बोली का उपयोग है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको हर एक चैप्टर के बारे में लिख देना है। व्यंग्यात्मक शब्दों की बहुलता है, सेम टू सेम सारे में लिख देना है। संवाद शैली है, ठीक है, रोचकता है, और ये चौथा हो गया, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये हो गई आपकी चैप्टर वाली व्याख्या बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 14 के, और ये है आपकी अंतराल वाली किताब का। तो पहला क्या है बच्चों, आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने लिखने के तौर तरीकों में क्या अंतर है। आप पढ़ने लिखने के कौन से तौर तरीकों के पक्ष में हैं और क्यों हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं। देखो, पहले के समय और आज के समय में पढ़ाई के तौर तरीकों में अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहला, पहले जो है ये बच्चों की प्रतिभा और रुचि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, सभी को एक समान रूप में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज बच्चों की रुचि, बच्चों की योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मिशन बुनियाद हो गए, अन्य प्रकार के खेल वगैरह हो गए। शुरुआती शिक्षा भले ही एक जैसी हो, लेकिन जब आप 9th 10th 11th 12th में पहुंचते हैं, फिर आप अपने मनपसंद की विषय ले सकते हैं, ठीक है। पहले के समान आज के तौर पे शारीरिक दंड नहीं दिया जाता, बच्चों को प्रेम से समझाया जाता है, ठीक है। विद्यालय में आज शिक्षा की जगह पर शिक्षा तो है ही, अब उसी में ऐड किया गया है खेलकूद, कला इत्यादि भी। हम पढ़ाई के नए तरीके के पक्ष में हैं, क्योंकि बच्चों को उसकी योग्यता है और रुचि के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद आदि जो गतिविधियां हैं, इनके लिए उसे प्रोत्साहन भी देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था और अब उसमें क्या बदलाव आया है। लेकिन इससे पहले देखो, आपके लिए आपकी जो ये अंतराल किताब है, इसका भी एक मैं वन शॉट बनाऊंगा अभी, ठीक है। अंतराल किताब का भी एक वन शॉट बनाऊंगा, और जिसमें आपको इन दोनों ही चैप्टर के ऐसे 10 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ऐसे 10 क्वेश्चन जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि इन्हीं में से आपकी 2 क्वेश्चन वो आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम कोई क्वेश्चन नॉर्मल तो लाते नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चन खोज के लाते हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में पूछे गए हों, 10 से 15 सालों में। तो आप उनको जरूर देखना, ठीक है। तो कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, अब क्या बदलाव आया है, तो आज ही देख लेते हैं। देखो, कला के प्रति लोगों का नजरिया अब बहुत बदल गया है। अब लोग जो है वो कला की कद्र करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले कला की कदर नहीं होती थी कि आज ही होती है। ऐसा पहले था कि कला की कदर होती थी, लेकिन वो बहुत ही सीमित थी, राज्य महाराजाओं तक की, ठीक है, या अफसरों तक की होती थी। आज जो है कला और कलाकार, इन सभी को सम्मान मिलता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न अंग बना दिया गया है। आज यह जीविका का एक मजबूत साधन है। विभिन्न स्थानों पर कलाकार आज इसके माध्यम से पैसा, नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कमा रहे हैं। आज आदमी भी, हर एक व्यक्ति इसमें रुचि रखता है। वह बेशक प्रसिद्ध कलाकारों का चित्र अपने पास नहीं लगा पाए, क्योंकि एक चित्र की कीमत लाखों में होती है, तो उसकी जो कॉपीज होती है मार्केट में, वो लेके लगा लेता है, जिससे कि उसकी शोभा बढ़ती है। वो जानता है कि इनका मूल्य क्या है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कला के प्रति लोगों का नजरिया अब पहले जैसा नहीं है। पहले राज्य महाराजा अफसरी तक सीमित थी, आज एक आम व्यक्ति भी कला के माध्यम से अपने आप को निखार सकता है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी अच्छे के एनुअल, दैट मीन्स फाइनल एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू सैंपल पेपर, वो यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया है। और ये वीडियो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आप दोनों के लिए ही रहेगी, है ना। ऑलरेडी आपको समझाई दी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है भाई कि आपकी जो तैयारी है ना, आपकी एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, वो अच्छे से हो गया होगा। एक बार ना आप सारे बच्चे मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे मुझे कि आपको जो मैं ये पेपर बता रहा हूँ, जो भी आपको हमने ये पेपर सॉल्व करवाया है, क्या वाकई में आपको अच्छा लग रहा है। एक बार कमेंट में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी मेहनत कितनी रंग ला रही है। और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। और साथ ही साथ बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी आईडी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना बच्चों, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप उसे देख सके, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले सेशन में, अगले पीवाईक्यू या फिर सैंपल पेपर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।